हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर हम लोगों ने सीखा, सेम एज इट इज वही है आपका सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पर n की वैल्यू आपकी कितनी होती है बेटा? 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एस। जब किसी का रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्धारण करने में 2 अणु भाग लेंगे तो उसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 3 अणु भाग लेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऐसे एज इट इज सेम चलता ही रहेगा। जीरो जिसको आता है उसको फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट जिसको आता है उसको सेकेंड आ जाएगा। बस वैल्यू चेंज करना है। और मैथमेटिक्स के कुछ ये जो आपका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन जहां तक कि 2 बार आप कर चुके हैं तो सभी बच्चों को आ गया होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट हम लोगों ने वही केमिकल रिएक्शन लिया A to B, है ना। A आपका अभिकारक, B उत्पाद, और इसमें t बराबर 0 टाइम पे हमने इसकी कंसेंट्रेशन C0 मानी। अभी t बराबर 0 टाइम पर अभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, इस वजह से ये आपका क्या होगा? C0 क्या होगा स्टूडेंट्स? C0 आपकी प्रारंभिक कंसेंट्रेशन इसको बोलते हैं, ये प्रोडक्ट 0। अब t बराबर t टाइम पर इसकी कंसेंट्रेशन Ct और इसकी Bt मान ली। अब हम लोगों ने, आपको जीरो और फर्स्ट से बिल्कुल एक्सपीरियंस हो गया होगा कि डिफरेंशियल रेट लॉ को हम 2 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। पहला रेट क्या होता है? R बराबर माइनस dc/dt या माइनस da/dt। अब माइनस क्यों लगा होता? माइनस अगर कोई पूछे क्यों लगा होता, तो आपको पता है अभिकारक हमेशा निगेटिव लिया जाता है। क्यों निगेटिव लिया जाता है? क्योंकि अभिकारक से उत्पाद केमिकल रिएक्शन में बनता है, जो चीज बनता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो कैसा होगा बच्चों? निगेटिव होगा। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है रेट बराबर होता है आपका वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, इनटू आपका अभिकारक की पावर n। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर था, अब यहाँ पर आपके सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Kc की पावर 2। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? R बराबर Kc स्क्वायर, R बराबर Kc स्क्वायर। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। R बराबर Kc स्क्वायर है, तो इसको इंटीग्रेशन R बराबर Kc स्क्वायर, तो इसको हम ये R बराबर Kc स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको R बराबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम लोगों ने एक प्रथम और दूसरी इक्वेशंस को इक्विवेलेंट कर लिया। आपको पता है ये dc/dt Kc स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों R हैं बेटा, पक्का पता है, दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। अब देखिएगा, अब तो इसमें क्या होगा? रेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस dc/dt बराबर Kc स्क्वायर, मैंने दोनों को बराबर कर दिया। अब देखिए ये जो माइनस dc है इसको c स्क्वायर इसके बट्टे में ले आए और आपका पक्षांतर गुणा करें। अब इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेटिंग इट वी गेट। इंटीग्रेशन में भाई ये सांद्रता को डिफाइन कर रहा है, ये किसको? ये सांद्रता के रिस्पेक्ट में है, और ये किसके? ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो सांद्रता के रिस्पेक्ट में dc/c स्क्वायर। अब आपको dc/c स्क्वायर, और ये आपका क्या है? इसमें देखो आपको C0 पहली सांद्रता, यानी कि ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट, तो C0 से Ct, इसी लेकर टाइम की क्या है? 0 से t, है ना, 0 to t, k into dt। अब देखिएगा C0 से Ct तक c की पावर, अब ये देखो c की पावर जब 2 ऊपर जाएगी तो ये c की पावर आपकी माइनस में 2 हो जाएगी, c to the power -2 dt इज इक्वल टू 0 to the t k dt। अब इसमें देखिए c की पावर -2, आपका एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, x to the power n बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n, x n+1 बटे n+1। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ये बायो वाले बच्चे इसको समझ लीजिएगा, इस फार्मूले के हम लोग यूज किए, तो ये हो गया c की पावर -2+1 बटे -2+1, लिमिट वही लगी रहेगी, और बराबर kt, है ना, बराबर क्या हो जाएगा? kt। तो ये आपका kt के बराबर हो जाएगा, k 0 to t है, तो k 0 to t हमने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अगर इसकी लिमिट हम लोग खोलेंगे तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? t-0, तो t-0 को हम वही लिखेंगे, बराबर वही रहेगा। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट का साइन लगा दिया, तो ये क्या बचेगा? ये c की पावर -1, यहाँ पर -1, तो माइनस हम लोगों ने अलग निकाल लिया, यहाँ पहले से भी माइनस था,
ये आपका पहले से भी माइनस था और इसका माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1/c, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बच्चों देखिएगा, ये जो है आपका KT माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये जो है आपका क्या बन गया, c की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/c, और आपकी लिमिट वही लगी रहेगी बराबर KT। अब KT के बराबर हम लिख सकते हैं कि T को इधर ले आए 1/t, और बेटा ये C1/C0 में लिमिट रख दी, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/CT माइनस 1/C0। तो यही जो इक्वेशन बनी, यही आपकी सेकेंड ऑर्डर की रिक्वायर्ड इक्वेशंस है। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर के रिक्वायर्ड इक्वेशंस के बाद हाफ लाइफ कैसे कंडक्ट करेंगे। जब हाफ लाइफ में कुछ भी नहीं होता, हाफ लाइफ में एक चीज याद रखें, टी जो है आपके टी हाफ के बराबर लिया जाता है, और जब समय आधा हो जाता है तो कंसंट्रेशन CT की जगह हम लोग लेते हैं C0/2, और बेटा कोई भी चेंजमेंट नहीं। फिर वही आपका K बराबर क्या होगा, 1/K CT माइनस C0। अब हम लोगों ने T की जगह ये जो वैल्यूज बताई मैंने, वही आपको वैल्यू रखना है। T की जगह T हाफ रख दिया 1/K, और CT की जगह CT है, CT की जगह C0/2, 2 ऊपर चला गया, 2/C0 माइनस 1/C0, 2 से 1 गया 1/C0, मल्टीप्लाई T हाफ बराबर 1/K C0। अब ये तो हम लोगों ने 0 फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के लिखा। अगर क्वेश्चन आ जाए nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर, इसमें n बराबर अगर 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर, n बराबर 2 रखोगे तो सेकेंड ऑर्डर, n बराबर 3 रखेंगे तो थर्ड ऑर्डर। इस तरीके से 1/n-1, 1/CT n-1 माइनस 1/C0 n-1 बराबर KT, ये सभी के लिए फार्मूला है ना। ये nth ऑर्डर है। और ये T हाफ जो है, T हाफ किसके लिए, ये आपका हाफ लाइफ है T हाफ CT माइनस 1/n-1। तो सभी स्टूडेंट्स आपने आज सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को सीखा, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ये जितना भी पार्ट है कम से कम 2 से 3 बार इसको सुनिए और देखिए। इसीलिए हर प्रकार से मेरा प्रयास यही है कि अपने बच्चों को हर एक चीज समझाई जाए, और इस चीज का आप लाभ उठाइए हमारी मेहनत का। ठीक है, ठीक, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।